हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे अपना स्टडी वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आए हैं अभी मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब सभी को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जो जो एग्ज़ाम में आने लायक रहेगा उसी उसी टॉपिक पर हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, फिर आज के वीडियो में आज स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तो दोस्तों, फिर आइए बने रहिए फिर वीडियो में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियस जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 332 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा कि 4 लाइन पढ़ेंगे और ऐसा फिर उसको जैसा कि रिवीजन टाइप पढ़ते हैं वैसा फिर इसको एक बार दोहराएंगे। तो दोस्तों देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग के पास अगर पेंसिल या कुछ भी ऐसा होगा तो इसको अंडरलाइन करते जाइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मतलब ऐसा मैं आपको जैसे कि याद कराने जैसा ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। तो इसमें आपको जैसा फिर से वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो इसमें थोड़ा आपको जैसा कि याद करने जैसा लायक हो जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व पर बैठा था। और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जैसे एग्जाम में आएगा चंद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 350 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मरकान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो दोस्तों, इसको देखिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को कौन हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये किसकी पुत्री के साथ मतलब विवाह किया था? तो इसको भी देख लीजिए। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा मतलब पूर्व में तो सेल्यूकस निकेटर को हराया। और ये सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, ठीक है। तो आइए फिर बने रहते हैं वीडियो में। मेगिस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इसको अच्छे से, ये थोड़ा सा IMP है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खाना नौकर उस खाने को चखते हैं।
वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ की उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु, दोस्तों इसको देखिएगा, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला के उपवास द्वारा हुई। उसके बाद आ गया फिर आपका बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ये बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, बिंदुसार था। 298 ईसा पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा और इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसको नोट में देखिएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगिसनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो दोस्तों इसको भी देखिएगा, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिमंडल थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। उसके बाद आ जाता है आपका अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। दोस्तों ये आपका जैसे कि बिंदुसार आ गया, अशोक आ गया, ये सब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उन्हीं का ये उत्तराधिकारी है, जैसे मतलब वंशज है। तो ऐसा नहीं कि कहाँ से मतलब ऐसा बीच में टॉपिक आ गया, ऐसा मतलब मत सोचिएगा। ये आपका पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर जा रहा है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की गुर्जर, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। नोट: डी आर भंडारकर
जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनकहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। प्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। दोस्तों, जैसे कि ये आपका अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी IMP करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। जैसे कि ये है आपका शिलालेख का स्थान है और ये संबंधित राज्य है। तो आइए देखते हैं। फिर पहला है शाहवाजगढ़ी, संबंधित राज्य पेशावर पाकिस्तान। और यह मनसेहरा, तो ये आपका है हजारा पाकिस्तान। कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा, एरगुंडी राजुल मंडीगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जर मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भवरू वैराट राजस्थान, मास्की गोवीमठ, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर। ये जैसा आपका ये जितना नाम है आपका, ये आपका सीधा कर्नाटक में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये आपके पास लुसेंट का थ्योरी बुक होगा, उसमें ये तो पूरा आपका दिया होगा, ये सीधा ये है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और अशोक ने अपने अभिलेख के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। तो दोस्तों, ये हम लोग का जितना है, जैसे ही एग्ज़ाम में आने लायक है, ये इतना हम लोग इस टॉपिक का पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास लुसेंट का थ्योरी बुक होगा तो इसमें से और एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये लगभग हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें भी देख लेते हैं इसको। ये आपका अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज, राजदूत, राजपुत्र, दवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतवैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रह करता था। ये जितना ये आपका है, ये सब इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।